Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काज़मी। आज मंगल है 15 अगस्त और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटें, इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जश्न आज़ादी आपने भी हमारी तरह खूब भरपूर तरीके से मनाई होगी। जी हाँ, एक भरपूर वीकेंड मनाने के बाद अब काम शुरू हुआ है वीकली। और आपको बताएं कि सारी रात ही ओवरऑल 13-14 अगस्त की रात जो है सेलिब्रेशन चलते रहे। लाहौर में तो 10-15 घंटे पहले भी जो है वहाँ पर शहरी बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मना रहे थे। तो जश्न आज़ादी हम मना चुके हैं और जश्न आज़ादी वाले दिन जो हमने शो किया था उस दिन हमने बात की थी कि गुड मॉर्निंग आज में हम उन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में या इस मुल्क के शहरियों के लिए थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे TCF के हवाले से, यानी कि द सिटीजन्स फाउंडेशन, एक ऐसी फाउंडेशन जिसने तालीम के अंदर एक अहम किरदार अदा किया है। और वो अहम किरदार किस तरीके से अदा किया है? वैसे तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी ताज़ी फीसें लेते हैं और उनमें पर्टिकुलर बच्चे ही पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए TCF की, सिटीजन फाउंडेशन की बात की जाए, तो ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुई और पूरे पाकिस्तान में अब ये स्प्रेड हो गई है। इसकी ब्रांचेस हैं, इवन के आज़ाद कश्मीर तक में इसकी ब्रांचेस हैं। और इसकी जो खास बात है, इसकी जो अहम बात है वो ये है कि ये एक तरह की फ्री एजुकेशन है और ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए ये एजुकेशन है जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि हम बहुत सारे स्कूल्स में देखते हैं कि कुछ सर्टन काइंड ऑफ कैलिबर होता है, एडमिशन के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन अगर आपको इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसका पैरामीटर ये है कि उसके लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, उसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो डेफिनेटली आपके बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। और वो बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो TCF सहारा देता है ऐसे तमाम बच्चों को, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो इसलिए ये सिर्फ फीस लेते हैं 20 रुपीज़। तो आज हम बात करेंगे, बल्कि ओवरऑल वीक हम पूरा बात करेंगे TCF के हवाले से, इस फाउंडेशन के हवाले से। तो समझे कि जहां हमने पाकिस्तान वीक बनाया, तो अब हम मनाएंगे ओवरऑल, हम बनाएंगे एजुकेशन वीक, जिसमें हम बात करेंगे TCF फाउंडेशन के हवाले से कि इसका क्या किरदार है, बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग में ये क्या काम अदा करती है और किस तरीके से इन बच्चों को ये पढ़ाते हैं, किस तरीके से इनको सिखाते हैं, और साथ साथ तालीम के साथ साथ इनको किस तरीके से एटिकेट सिखाते हैं, जिंदगी जीने के अदवार सिखाते हैं। तो गुड मॉर्निंग आज में बातें होंगी एजुकेशन के हवाले से, बातें होंगी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से। बिल्कुल जनाब, किसी भी मुल्क की तरक्की में एजुकेशन एक अहम रोल प्ले करती है और इस बात से मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वाकिफ ना हो। पर पॉइंट ये है कि इस एजुकेशन को आम करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या नहीं किया जा रहा। और यहाँ जो हम देखते हैं कि स्कूल्स मौजूद हैं, क्या उनमें तालीमी मयार भी एक जैसा है या नहीं, और क्या ये स्कूल हर किसी की रीच में है या नहीं, इन सब सवालों के जवाब ही हमारी तरक्की की राह मुतय्यन कर सकते हैं। ऐसे सब में आज से 22 साल पहले TCF ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसके तहत आज मुल्क भर में हम देखते हैं कि 1441 स्कूल कायम किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 2,04,000 से ज्यादा बच्चे इस वक्त जेर तालीम हैं। इस इदारे का असल मकसद ये था कि एजुकेशन के जरिए माशरे में एक मुस्बत तब्दीली लाई जा सके और मुल्क का हर बच्चा किसी किस्म के क्लास या प्रिविलेज के बैरियर के बगैर ही पाकिस्तान में इस तब्दीली के लिए अपना किरदार अदा कर सके, एक एजेंट बन सके पॉजिटिव चेंज का। तो ये इदारा इन सब में आज कितना कामयाब हो चुका है और इनका सफर अब तक का कैसा रहा और इस सब के थ्रू क्या क्या तब्दीलियां आई, इस सब पर आज के शो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चले जी, हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं और मेरे सामने है जंग, और देखती हूँ कि दूसरा वाला पेपर कौन सा है। तो जंग की मेन लीड कौन सी है? और जब मैं पेपर उठा रही थी तो वहीं से मुझे नजर आ गया 62-63, तो डेफिनेटली ये आइन के हवाले से कोई गुफ्तगू होगी या मेन लीड होगी। तो ये लीड है 62-63 में तरमीम का फैसला अगली असेंबली करेगी, ऐसा कहते हैं खुर्शीद शाह। अच्छा जी, आइन में अमेंडमेंट की बातें शुरू हो गई फाइनली, और आइनी तरमीम का फायदा नवाज शरीफ को नहीं होगा, ऐसा कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। तो अभी हम जश्न आज़ादी के सिनेरियो से निकल ही रहे हैं, लेकिन 62-63 की बातें आना शुरू हो गई हैं। मजीद इस लीड को पढ़ना चाहूंगी। नवाज शरीफ इस ट्रिक को जरदारी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। चीखने की बजाय गिलानी के मुतालिक जुमला याद करें,
अच्छा जनाब, किसी सियासी जमात ने साजिश नहीं की, वो रैली किसके खिलाफ निकाल रहे थे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ऐसा कहते हैं, और पीपल्स पार्टी की इस बयान को जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। जी अनम। ठीक है जनाब, एक्सप्रेस की जानिब बढ़ेंगे और एक्सप्रेस की सबसे पहले तो मेन हेडलाइन जो कि जश्न आज़ादी के हवाले से, और सब जानते हैं कि मुल्क भर में जगह जगह कोई ऐसे शहर नहीं था जो कल पाकिस्तान के रंग में नहीं रंगा हुआ था। अपनी तमाम जो सूबाई रंग है उन तमाम सूबों को छोड़ के आज कल जो है वो हमने देखा कि सब पाकिस्तान के रंग में रंगे हुए थे, और इसी हवाले से मेनली लगाई गई है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, यौम आज़ादी पर सारी कौम यकजुबां है। जबकि एक अहम बयान सदर ममनून का यहाँ पर मेंशन है कि तमाम जिम्मेदारान आइन पर मुत्तहिद हो जाएं। तो जनाब 70वीं यौम आज़ादी पर मुल्की जश्न मनाया गया, मुल्की सलामती के लिए दुआएं की गई, मिज़ार इकबाल हो या फिर मिज़ार कायद हो, दोनों पर गार्ड्स की तब्दीली की भी हमने देखा कि बहुत पुरवकार तकरीब हुई। साथ ही साथ वफाकी दारुल हुकूमत में भी 31 सूबाई दारुल हुकूमत में 21 और तोपों की जो है वो सलामी दी गई। तो ये तमाम जो थी वो आज मेन हेडलाइंस यहाँ पर बनाई गई थी। साथ ही साथ मुल्क की तरक्की के लिए हमने देखा कि जगह जगह पर सेमिनार्स किए गए, जगह जगह पर दुआइयां तकरीब की गई हैं। वो बहुत हमने देखा कि एक कौम के अंदर बलबला बढ़ाने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो यही जो है वो आज मेन हेडलाइन लगी। चलिए जी, मेन हेडलाइन तो हो गई हवाले से कि जो हमारी सेरेमनीज थी, जो जश्न आज़ादी के हवाले से थी, फ्लैगशिप सेरेमनी भी हुई और हम भी गए थे मोइन खान एकेडमी जहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया, जबकि पोर्ट ग्रैंड में और दीगर जगहों पे कॉन्सर्ट्स थे और इसी किस्म की जश्न आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट की जा रही थी, जो कि रात तक भी सेलिब्रेट की गई। अच्छा, आइन के हवाले से अनम जो है वो लीड पढ़ रही थी, तो जंग में भी इसी हवाले से खबर है कि क़यादत आइन पर मुत्तहद हो। सदर ममनून हुसैन का ऐसा कहना है। उन्होंने इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब सदर ने परचम कुशाई की। मुराद अली शाह ने मज़ार कायद, जबकि शहबाज शरीफ मज़ार इकबाल और परवेज़ खटक कहाँ गए? परवेज़ खटक ने पेशावर, नवाब सलाउल्लाह ने कोयटा में सब्ज़ लाली परचम लहराया। इस्लामाबाद और कराची में एयर शो, तो वही उसी हवाले से बात हो रही है। अच्छा, एयर शो के हवाले से भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि फ़िज़ा में जिस तरीके से रंग बिखेरे, पाक फ़िज़ाइया ने उनको सलूट पेश करते हैं। हम क्या जज्बा, क्या जुनून था और अनबिलीवेबल एयर शो था। मतलब वो लोग जो लोग वहां पर बैठे हुए थे वो बेइंतहा एंजॉय कर रहे थे उस एयर शो को, जो एंकर्स उसके बारे में बात कर रहे थे वो बेइंतहा एंजॉय कर रहे थे, और जो लोग हम लोग क्योंकि हमारी ऑफ थी, हम टीवी के सामने बैठे थे, तो हम लोग बेइंतहा एंजॉय कर रहे थे। और अनम, मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट ईयर जब ये एयर शो होगा तो विल डेफिनेटली गो देयर। मैंने तो इस बार मिस किया क्योंकि बाहर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। सबसे बड़ा मसला जो अब तक मुझे देखने में आया वो ये कि हाँ, ट्रैफिक का मसला इतना ज्यादा था कि लड़के कल बाइक लेकर निकले हुए थे। लेकिन जश्न आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों की आज़ादी को सल्व कर ले और इस तरह सड़कों पर निकल जाए और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें। तो जनाब, एयर शो की बात हो रही है तो सेम ही खबर यहाँ पर भी मेंशन है कि यौम आज़ादी पर शानदार एयर शो की घन गरज, दुश्मन जान ले हम असूलों पर खड़े हैं, ऐसा कहना है एयर चीफ का। और हमने देखा कि सऊदी अरब हो या तुर्की हो, उनके भी तैयारे इसमें शामिल थे और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। मेरा ख्याल है कि तमाम पाकिस्तानियों के जो मुहिब्बे वतन है उनके जज्बे जो है वो सर चढ़ कर बोल रहे होंगे, और यही खबर जो है वो आज यहाँ पर मेंशन भी है। इसके साथ साथ हमने देखा कि चीनी नायब वजीर आजम की सदर से मुलाकात भी हुई है और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। पाक चीन दोस्ती मुफादात से बालातर है और नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी, ऐसा कहना है वांग यांग का। ठीक है जी। अच्छा, एक और अहम खबर पे मेरी नजर पड़ गई है और डेफिनेटली आई विल रीड इट। NA 120 नून लीग की उम्मीदवार बेगम कुलसूम नवाज पर PTI के 10 एतराजात। हमें जैसे कि पता है कि NA 120 से कुलसूम नवाज ने जो है अपने पार्टी पेपर्स जमा कराए हैं, तो उस हवाले से PTI ने 10 एतराजात उठाए हैं, जिनमें से 1-2 एतराजात तो मुझे भी पता है, और वो ये है कि मरी में जो उनका 5 कनाल या 10 कनाल का घर है उसके हवाले से उन्होंने कहा जी उन्होंने उसके बारे में तो बताया है, लेकिन उस घर में जो साजो सामान है, जो चीजें, उसका हिसाब नहीं दिया, उनके पास कितनी मालियत का सामान है उसका भी हिसाब नहीं दिया। और उनके हवाले से भी अकामा की बात की गई है कि जी 2012 और 2015 के बीच में भी उनके पास अकामा था, उसको भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो डेफिनेटली PTI बहुत ज्यादा जिसका कहना चाहिए ना कि हर चीज का काउंटर पोजीशन में है, और PTI बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा मुतारिक है। जो भी नून लीग आजकल एक्शन कर रही है, PTI उसके ऊपर अपना जवाबी वार या जवाबी कार्रवाई जरूर कर रही है। और इसी हवाले से नून लीग ने भी उनकी जो मुंतखब रुकन है जो कि अब NA 120 के लिए हैं, तो उसके हवाले से भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो एक दफ़ा फिर से जंग चल चुकी है PTI और नून लीग के दरमियान। बड़े ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त रोल हम देख रहे हैं PTI एज एन अपोजिशन अदा कर रही है, और जो भी बयानात आ रहे हैं नून लीग की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से, उन तमाम का जवाब जो है वो बिल्कुल बाकायदगी के साथ जैसे दिया जा रहा है। हम टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं कि ये मीडिया जो एक मीडिया पर सामने आकर बातचीत करने का सिलसिला है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला, ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, कल हमने देखा कि जैसे नवाज शरीफ के बयानात आ रहे हैं कि मैं अब इनकलाब लेकर आऊंगा, तो उसके ऊपर बहुत से बयानात अपोजिशन की जानिब से आए, चाहे वो खुर्शीद शाह हो, चाहे वो इमरान खान हो, दोनों की जानिब से जो बयानात आ रहे थे, उनका कहना था
कि ये जो इस वक्त इनकलाब की बातें की जा रही है नवाज शरीफ की जानिब से, खुर्शीद शाह का ऐसा कहना था कि ये इनकलाब दरअसल नवाज बचाओ इनकलाब है। और साथ ही साथ इमरान खान ने कहा कि ये तमाम तर दावे जो किए जा रहे हैं वो भोंडे दावे किए जा रहे हैं। और इस हवाले से यहाँ पर खबर भी मेंशन है कि नवाज शरीफ का इनकलाब लाने का दावा एकदम भोंडा मजाक है। इमरान खान का ऐसा बयान है। और इनकलाब की बातें जो मेरा ख्याल है की जा रही हैं वो किस रुख जाती हैं और किस किस्म के इनकलाब की बातें हो रही हैं, ये तो मेरा ख्याल है वक्त ही रिवील करेगा। देखिए जी, ये वही बातें शुरू हो गई हैं जब हम अपने तज्जिया और तबसरों में शुरू से ही बात कर रहे थे कि 62-63 के आइन में अब कुछ ना कुछ गठजोड़ होगा, कोई ना कोई ये लोग सर जोड़ के बैठेंगे, पीपल्स पार्टी भी थोड़ा इनएक्शन होगी। तो उसी हवाले से जहाँ हम खुर्शीद शाह की बात कर रहे हैं तो खुर्शीद शाह ने ये भी कहा है कि जी अगले हफ्ते बताएंगे कि इसके ऊपर क्या फैसला करना है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ये कहते हैं कि जी इसका फायदा नवाज शरीफ को अल्टीमेटली नहीं जाने वाला है। और पीपल्स पार्टी सख्त जो है वो नाराज है कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से जो भी बातें की तो उस हवाले से उनकी बार बार बयान आता रहे और बार बार रिपीटेशन में वो एक ही बात कर रहे हैं। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और यहाँ पर बिला मुकाबला इसलिए मुंतखब हो गए हैं कि MKM के जो 2 रहनुमा थे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो बैठ गए थे उनके हक में। अच्छा, दूसरी जो लीड है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, अहमद रजा कसूरी को ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से निकाल दिया गया है। तो इलेक्शन सर पे आते ही ये 18 का असर है कि तमाम पार्टीज एक्टिव हो गई हैं और तमाम ऐसे लोगों को वो सिलेक्ट कर रही हैं और तमाम ऐसे लोगों को वो निकाल रही हैं जिनका उनको 18 में फ़ायदा होगा। तो जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये फैसला किया है। उनके मुताबिक वो पार्टी में जो है वो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ शुरू कर रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है ग्रुप बंदी हो रही थी, इस वजह से उन्होंने निकाल दिया अपने एक रहनुमा को। अच्छा जनाब, बिजनेस रिकॉर्डर मेरे पास है लेकिन उससे पहले अनम का डॉन। बिल्कुल जनाब, डॉन की कुछ खबरें देख लेते हैं और मेन लीड्स में सबसे पहले तो यहाँ पर जो पिक्चर लगाई गई है वो एक बहुत ही बड़े परचम की लगाई गई है जिसकी रैली निकाली गई कोयटा में और तकरीबन बहुत बड़ी ही तादाद में मेरा ख्याल है यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस परचम को पकड़ा हुआ है और लेकर जा रहे रैली। अपने अपने प्यार का इजहार का तरीका है। तो जनाब ये एक पिक्चर यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा अगर कुछ खबरें हम मेंशन करें तो वो बिलावल भुट्टो के बयान के हवाले से हैं कि नो सपोर्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तब्दीली पर। हम इस मामले में एटलीस्ट हुकूमत के साथ खड़े नहीं होंगे। उसके अलावा हमने देखा कि कल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अफसोस की बात ये थी कि जिस दिन ये पेश आया वो दिन हमारे यौम आज़ादी का था। और यहाँ पर इस हवाले से खबर मेंशन है कि 7 FC मैन मार्टर्ड इन 2 बलूचिस्तान अटैक्स। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर हमने देखा कि फोर्सेस पर हमले किए गए, तकरीबन 60 अहलकार जो है वो इसमें शहीद हो गए। और कहा जा रहा था कि ये एक आज़ादी तकरीब में शिरकत के बाद अपने घर जा रहे थे जिस टाइम पर उन पर ये फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में 7 अहलकार शहीद हुए। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि बॉर्डर पर भी LOC की खिलाफ वर्जी की गई, भारत की जानिब से भी हमारे अहलकारों को जो है वो निशाना बनाया गया और तकरीबन पाकिस्तान में कोई खुशी सेलिब्रेट हो रही हो तो भारत को बर्दाश्त कैसे हो सकता है। डेफिनेटली वो LOC पे जरूर छेड़छाड़ करते हैं। और लेकिन एक बात यहाँ पर काबिल जिक्र है सबा कि आज चाहे वहाँ पर भारत के अंदर भी यौम आज़ादी मनाया जा रहा है लेकिन तमाम तर कश्मीरी आज यौम सियाह भी मना रहे हैं। डेफिनेटली कश्मीरी तो हमेशा से यौम सियाह मनाते आए हैं। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर हमने बात की हमारी फोर्सेज एहलकार की, वही मीर इंशा के बारे में जो है वो बड़ी अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी थी कि वहाँ पर एक मैच कराया गया था, दोस्ताना मैच था, उसको 20,000 लोग मुकामी लोग देखने के लिए आए थे। तो ये बड़ी पॉजिटिव जो है एक्टिविटी है, ये बड़ी पॉजिटिव इंटेंशन है कि मीर इंशा में भी इस तरीके का हुआ। जनूबी वजिस्तान वहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान बदल रहा है, माइंडसेट बदल रहा है। और हम बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के हवाले से, तो आज़ाद कश्मीर के अवाम तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ उनके दिल धड़कते हैं और पाकिस्तानियों के जो है वो कश्मीरियों के साथ में दिल धड़कते हैं। न जाने कल नेशनल एंथम बजाया गया, तमाम तर खवातीन नकाब में मौजूद थी और उन्होंने वहाँ पर नेशनल एंथम पढ़ा और मेरा ख्याल है कि इन सदाओं से सब लोगों को ये मैसेज जरूर गया होगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान को कितना चाहते हैं। और इन तमाम के जवाब जो है मेरा ख्याल है भारत के मुंह पर बिल्कुल सीधी सीधी तरह अच्छा, भारत से मुझे याद आया ना कि भारत के हवाले से मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर पढ़ रही थी कि हमारी जो कुछ सरकारी महकमे हैं उनकी कुछ वेबसाइट्स हैं तो वो भारतीयों ने हैक कर ली और समझ से बाहर बात यह है कि उसके बाद उन्होंने हैक करके उसके ऊपर हमारे पाकिस्तानी परचम को हटा दिया और अपने भारतीय परचम को लगा लिया, जिसके ऊपर सख्त किस्म का एक्शन भी लिया गया है। इनको कहते हैं भारत सिर्फ ताक में बैठा रहता है, भारत सिर्फ ताक में बैठा रहता है कि जी पाकिस्तानी जो है वो कहीं भी जश्न में मसरूफ हों या किसी भी चीज में मसरूफ हों तो फौरन से अटैक कर देते हैं। अच्छा जी, बिजनेस रिकॉर्डर की मैं एक लीड पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बिजनेस रिकॉर्डर लिखता है कि नेशन वाउज टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व इंडिपेंडेंस और फॉरेनर्स पुलिंग आउट इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट MSCI अपग्रेड। और
हमारे जो आर्मी चीफ है उनके हवाले से ये खबर है कि उन्होंने LOC का विजिट किया और वहाँ पर जवानों का जो हौसला है वो इंतहाई बुलंद किया है और साथ साथ उन्होंने यगानगत और यकजहती का मैसेज भी दिया है। बिल्कुल, और इस हवाले से हम आगे चलकर इदारियों में भी बात करेंगे क्योंकि बहुत अहम बयान जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से दिए गए हैं और कुछ बयान में तब्दीली भी है जिसके ऊपर हमारे साथ आगे चल के नफीस नईम साहब होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रुक करेंगे मुख्तलिफ शहरों का और सबसे पहले रुक करेंगे हम शहर इक़्तिदार का जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे इस वक्त। आई गेस उनका नाम है वसीम। ठीक है जी, वसीम साहब से पूछ लेते हैं कि आज शहर इक़्तिदार में क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही हैं, कौन कौन सी अहम मीटिंग्स हैं, कौन कौन से अहम सेमिनार्स हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज जो है भारत का यौम आज़ादी है, तो इसी हवाले से जो यहाँ पर कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से कुल जमाती जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसकी जानिब से यौम स्याह मनाने का ऐलान किया गया है। उसी सिलसिले में भारतीय हाई कमीशन के बाहर आज जो है मुजाहरा भी किया जाएगा यहाँ पर रेड जोन में और कल इस चीज़ का ऐलान किया गया। इसी हवाले से जो मिशाल मलिक है, यासीन मलिक की जो अहलियाँ हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में रूटीन के केसेज हैं, दो बेंच के मुकदमात की समाअत करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में भी रूटीन के मुकदमात की समाअत होगी। हाई कोर्ट में भी यही सूरत हाल है क्योंकि कोर्ट्स की आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो रूटीन के जो मुकदमात हैं जो अहम मुकदमात हैं उनकी समाअत आजकल जारी है। अगर आज जो है दिन भर इवेंट्स की बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स होने जा रहे हैं। PNCA में एक सेमिनार होने जा रहा है, ब्लैक बैलून्स जो है वो छोड़ने के हवाले से आज F9 पार्क में एक बहुत सेरेमनी होने जा रही है। हमीद गुल कन्वेंशन जो है वो आज प्रेस क्लब इस्लामाबाद में होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो एक्टिविटी है वो आज रेड जोन में जो है मुजाहरे की एक्टिविटी है, जो कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से कल इस बात का ऐलान किया गया था कि भारत का जो यौम आज़ादी है उसको यौम स्याह के तौर पर आज मनाएंगे। उसी सिलसिले में आज इस्लामाबाद रेड जोन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर रैली निकाली जाएगी और यहाँ पर एक मुजाहरा भी किया जाएगा। जी ठीक है, वसीम अहमद हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या क्या आज इवेंट्स हैं। डेफिनेटली सेलिब्रेशन स्टिल कंटिन्यूज। अभी हम बढ़ रहे हैं लाहौर की जानिब और लाहौर में हमेशा की तरह प्यारी सी नुमाइंदा हुमा भट्ट और उनसे जानते हैं कि आज लाहौर शहर में क्या एक्टिविटी है। वैसे तो सारी रात ही लाहौरियों ने बड़ा एंजॉय किया है। हुमा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? हुमा भट्ट, एंजॉय किया और अभी भी एंजॉयमेंट जो है वो जारी ही रहेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आज के दिन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी और चेंज होते हुए मेन एक्टिविटी जो है, चाहे सबा को बुरा भी लगे लेकिन उसके बावजूद YDA का जिक्र करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आज जो है YDA के मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं और YDA के मामला तय पाते हुए आज तमाम के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो काम करते हुए हमें दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ इस खुशखबरी के साथ ही महकमा सेहत ने आज तमाम हॉस्पिटल्स में एक हफ्ता सेहत जो है वो मनाने का ऐलान किया है। वो भी इस वजह से क्योंकि TB की तशखीस के हवाले से TB के तमाम जो मरीज़ हैं वो आज जा सकते हैं तमाम हॉस्पिटल्स में और वहाँ पर अपना चेकअप करवा सकते हैं और उन्हें फ्री इलाज उनको दिया जाएगा और उसके साथ साथ मेडिसिन जो है वो भी फ्री मिलेंगी। इसके अलावा जो दूसरा अहम इवेंट है वो है तमाम जो स्कूल्स हैं आज वो खुल चुके हुए हैं और बच्चे जो हैं जिन्होंने घर में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है आज उनके लिए ज़रा मुश्किल का दिन होगा क्योंकि उनकी इंजॉयमेंट ख़त्म हो गई है और आज वो खूब इंजॉय करेंगे। आज खूब इंजॉय तो नहीं होगा सॉरी, लेकिन आज जो है वो खूब पढ़ाई का सिलसिले का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो आज जो है यानी कि बच्चों की जो खुशियाँ थी वो थोड़ी सी मान पड़ गई हैं क्योंकि 2.5 माह के बाद आज वो स्कूल में जाएंगे और तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट, आप हमें अपडेट कर रही थी इस वक्त लाहौर से। और वहाँ पे स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों के लिए बड़ी एक्साइटमेंट का एक समय है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए आज सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो गया है। आई होप के माए जो है वो उनको उठाने में कामयाब हो जाए। बड़ा मुश्किल होता है, ये मरहला काफी मुश्किल है। हाँ। जनाब आगे बढ़ते हैं और गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की 70वीं सालगिरह मनाई गई। पूरे मुल्क में खुशी का समा था, सब जिलाली परचम के रंग हर सू बिखरे हुए थे। इसी हवाले से इस्लामाबाद में भी जो है वो दिन का आगाज 31 तोपों की सलामी से किया गया। चारों सूबों में गश्ती 21 तोपों ने भी आज़ादी की सलामी दी, जबकि कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। कहीं के कटे तो कहीं मिली नगमे गूंजे, शहदा को भी खराज अकीदत पेश किया गया। और हम भी गए थे जनाब 13 की रात को इंडिपेंडेंस डे मनाने और खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब मजे किया और खूब ज्यादा पेट्रियोटिज्म का मुजाहिरा भी किया।
यौम आज़ादी की बात करेंगे। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद और कराची में पाक फिजाइया के तैयारों ने शानदार फ्लाई पास्ट किया। इस्लामाबाद एयर शो में तुर्क और सऊदी फिजाइया के तैयारों ने भी खूबसूरती के साथ फॉर्मेशन तरतीब दी, जबकि आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत ममनून हुसैन को सलामी दी। पाक फिजाइया के तैयारों की मुख्तलिफ फॉर्मेशन और फ्लाई पास्ट को शहरियों की बड़ी तादाद ने देखा, जिसमें हम भी शामिल थे, जो कि बैठे हुए थे और मिली नगमे सुन रहे थे और तेज तेज गा रहे थे, दिल दिल पाकिस्तान। क्या बात है पाक फिजाइया की। हैट्स ऑफ टू यू। और पाकिस्तान के 70वें जश्न आज़ादी पर वाघा बॉर्डर की फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाहौर के वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब अपने रवायती अंदाज में हुई, जिसमें अवाम का जज्बा बिल्कुल भी रवायती ना था। शहरी जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर लहू गरमाते रहे। तकरीब में फौजी बैंड की परफॉर्मेंस ने सबके दिल मोह लिए और बहुत ही मजेदार ये तकरीब हो रही थी। मैं देख रही थी कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर गई थी तो मुझे याद नहीं पड़ता, मेरा ख्याल कि यौम आजादी नहीं था, लेकिन जो भी दिन था हर दिन ही यहाँ पर इस तरह की तकरीब होती है। और अगर आप जाके बैठे तो मेरा ख्याल है कि आपका पेट्रियोटिज्म जो है वो बहुत इंक्रीज डबल हो जाता है। मतलब जब वाघा बॉर्डर की तकरीब मैं देख रही थी टीवी पे तो मैंने ट्वीट किया कि आई एम वाचिंग वाघा बॉर्डर इवेंट ना, और उसके बाद फिर मैंने कहा ट्यून आज टीवी। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप वाघा बॉर्डर पे हैं क्या, आप और हम वहां से शो करेंगे? फिर मैंने कहा नहीं जी, मैं टीवी पे बैठी हूँ, आप आज न्यूज पे देख रही हूँ कितने जबरदस्त लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं। खैर, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे ढेर सारी बातें, तो कहीं जाएगा मत। Stay with us and keep watching. Good morning, Raj. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब, अखबारों में आज क्या कुछ था ये तो हमने जाना, और मुख्तलिफ शहरों में क्या क्या अहवाल थे ये भी हम जान चुके हैं, लेकिन इस वक्त इदारियों में क्या कुछ लिखा है इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नए सेट के ऊपर नफीस नईम साहब। नया सेट आपको बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। जी अल्लाह का शुक्र, आप लोगों को भी नए सेट की बहुत मुबारक भाई। जी, आपको भी बहुत उम्मीद करते हैं आप भी हमारे लाया होगा। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। वैसे चलें एडिटोरियल के ऊपर बात जरूर करेंगे, न्यूज के ऊपर बात जरूर करेंगे। थोड़ा सा बताएं आपको हमारा सेट कैसा लग रहा है, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो फैंस हैं, उन्होंने बेइंतहा अच्छा फीडबैक दिया। उन्होंने कहा जी आप दोनों 14 तक इसको बहुत अच्छे लग रहे थे, आपकी टीम ने बहुत मेहनत की, आपका सेट बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस। नफीस भाई, टाइम थोड़ा कम है, एडिटोरियल पे आ जाते हैं। इक़्तिदार की सियासत कौमी इक़्तिदार के ताबे होनी चाहिए। तमाम एडिटोरियल के जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है। अभी हमने देखा कल कौम ने तमाम सियासत से बालाए ताक होकर, मुनाफरत से, मजहबी जो उलझने हैं, जो तरीके हैं, उनसे आज़ाद होकर एक ही सब्ज़ हिलाली परचम के रंग में पूरी कौम रंग गई। मैं खुद आ रहा था, मैंने देखा क्या लोगों के जज्बात थे। सिर्फ पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी, ये नारा था। और इसी हवाले से इदारिये भी आए हैं, और कानून की हुक्मरानी, मेरिट की बालादस्ती, जंग का एडिटोरियल है। इसमें सदर ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म खाकन अब्बासी का जो बयान था, जो पैगाम थे उन्होंने दिए थे कि हमें नफ़रत और भुलाकर इत्तेहाद की तरफ जाना है, और जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इससे जान छुड़ानी है हमने। इदारिये भी ये कहते हैं। फिर आर्मी चीफ का हमने बयान देखा कि वाघा बॉर्डर पर उन्होंने बड़ा एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो है, हम सीसा पिलाई दीवार की तरह बन जाएंगे जिसने अगर हमें मैली आंख से देखने की कोशिश की। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी, और वो जो कहते आए हैं कि हमें अब मुल्क जो है वो आइन की तरफ, कानून की तरफ जा रहा है, कानून के उसमें अमल दरामद पूरी तरीके से हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे फौजियों के सीने जो हैं वो, उनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन फौजियों के सीने नहीं कम पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है, इदारे ये कहते हैं कि हमारे लिए न सिर्फ सियासी बल्कि अस्करी जो हमारे हुक्काम हैं और उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो खुश आइंद इस हवाले से है कि हर बंदा और हर शख्स और हर वो हुक्मरान जो है वो कानून की पासदारी की बात कर रहा है। और इससे जो है वो तमाम जो एक प्रोपेगेंडा था और एक जो लोगों में एक अभाम था, एक तशवीश थी, एक शक शुबात थी कि पता नहीं खुदा जाने क्या होने जा रहा है, तो वो उसके सारे जो है वो दम तोड़ चुके। अच्छा नफीस नईम साहब, आर्मी चीफ के बयान डेफिनेटली बहुत अहमियत के हामिल रखते हैं, और चाहे हमारी बहरी फौज हो, बरी फौज हो, या फिर ऑन फुट जो हमारी फौज हो, इन सब की पावर तो हमें कल देखने को नजर आई है। और मेरा ख्याल है दुश्मन को बहुत ही डायरेक्ट और सीधा मैसेज भी गया है कि हमारी कौम हर तरह की हमले और हर तरह की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हम अब तैयार है। लेकिन आर्मी चीफ का एक अहम बयान जो इस सबके बीच में था, और आइन की पासदारी के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट के बयानात में देखने मिली, तो ये सडन चेंज क्या समझते हैं? आइन के ऊपर, कानून की बालादस्ती के ऊपर जो बयानात दिए जा रहे हैं, क्या चल रही है सिचुएशन ओवरऑल? जी बिल्कुल अनम, बहुत सही पॉइंट आपने उठाया। वो ये हकीकत यही है कि पहले हम मुल्क की मफाद की बात करते थे, हमेशा
दिफा की बात करते थे। आर्मी चीफ का जो पहला बयान आता था वो दिफा के हवाले से आता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं ये एक बहुत मुस्बत चेंज है। ये जो आ रहा है वो है आइन की पासदारी, कानून की पासदारी। हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी आर्मी चीफ का बयान आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि हम आइन और कानून की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। ये इसकी वजह से हम देख रहे थे कि कुछ दिनों से पहले आपके साबिक वज़ीर आज़म की जो वो टायरेट अगेंस्ट गवर्नमेंट जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट या जो निज़ाम था उसके खिलाफ उन्होंने इनकलाब के भी नारे लगाए, और उन्होंने कहा, अब तो उन्होंने ये तक भी कह दिया कि मैं आइन बदलने की तरफ जा रहा हूं अगर मेरा कौम मेरा साथ देगी। तो इस हवाले से आर्मी चीफ का ये बयान जो है ये इस पॉजिटिव उसमें देखा जाना चाहिए कि उन्होंने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है, और फौज भी जो है तमाम इदारों के साथ मुल्क के इस मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखेगी। ये बहुत पॉजिटिव बात की है आर्मी चीफ ने, और इस तरीके का बयान आना, और फिर आप देखें ना कि LOC पे जाके जवानों का हौसला बढ़ाना, उनसे बात करना, दौरा करना, दिस इज बिग थिंग। क्योंकि एक सिपाही के लिए उसके चीफ की शाबाश जो होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज हम ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सके क्योंकि एडिटोरियल जो है इतना स्ट्रॉन्ग था, तो हमने सोचा एक ही एडिटोरियल पे इत्तेफाक किया जाए और वही काफी है। सो गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। आज हम ये काफिला इधर तक नहीं पहुंच सकता था अगर हज़ार लोगों की मदद ना रही होती। मगर आज हमारा यकीन करें पूरा जो बजट है हमारे इदारे का वो तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़्यादा है सालाना। तो ये एक ऐसी एक मशीन और एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है ये कि इसको जारी और सारी रखने के लिए तगो-दो जारी रहती है हमारी, और हमें अल्लाह का शुक्र है कि कभी रुकावट आज तक नहीं आई। तो सबसे पहली तो बात यह है कि हमने जब ये इस मिशन की शुरुआत थी तो हमारे बानियों ने ये तहिया किया था कि ये पूरा काम, इसका निज़ाम और ख़ास तौर पे इसकी सपोर्ट पाकिस्तानियों से ही आएगी। सो आधे से ज़्यादा वसाइल पाकिस्तान के अंदर से जमा होते हैं, और बाकी तकरीबन 45% आप समझ लें पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानी ही देते हैं। जो हमारी मदद है वो तो आपको मैं बताऊं, कुछ लोग होते हैं मसलन जो हमारे दफ्तर में आते हैं, हमने कभी भी उनसे रब्ता नभी नहीं किया होता, वो खुद ही जाके हमारे स्कूलों का दौरा करते हैं, चीज़ों को परखते हैं और जांचते हैं, और फिर आके ऐसे ऐसे चेक लिख जाते हैं जिसकी हमें तवक्को भी ना थी। और ऐसे भी लोग हैं जो दफ्तरों में चपरासी हैं, जो बच्चे जो स्कूलों में अपनी जमा खर्च पूरी करके 100 रुपये 200 रुपये हर महीने जमा करके हमें देते हैं। मगर मैं आपको एक वाक़या ज़रूर सुनाना चाहूँगा। 2 साल पहले हमने सरकारी स्कूलों को अडॉप्ट करना शुरू किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 271 स्कूल जो हैं हमारे, वो हम हुकूमत के स्कूल हम चलाते हैं। इसमें हुकूमत हमारी मावनत भी करती है पैसों के सिलसिले में, मगर हमें फिर भी मज़ीद चंदा इकट्ठा करना पड़ता है उस मयार तालीम को डिलीवर करने के लिए जो हम चाहते हैं। और हमने इस तरह के जब इस पड़ाव पे पहुँचे कि हमने 250 स्कूल ले लिए थे, तो हमें हुकूमत, ख़ासतौर पे हुकूमत पंजाब ने हमें अप्रोच किया कि आप मज़ीद 250 स्कूल ले लें। ये बहुत कम होता है पाकिस्तान में कि इंस्टीट्यूशंस, इदारे ऐसे बने हुए हों जो ऐसी चीज़ को करने का सोच भी सकें कि एकदम से इतनी ग्रोथ, इतने ज़्यादा बच्चों को और स्कूल्स को का ज़िम्मा लिया जा सके। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जो पसमानदा बस्तियां हैं वहाँ बच्चियों को नहीं पढ़ाने दिया जाएगा। ये और ख़ास तौर पे हम ये समझते हैं कि बच्चियों को टीचर्स के तौर पे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आज हमारी 1400 से ज़्यादा जो असातिज़ा हैं वो तमाम ख़वातीन हैं, और 17,000 में से ज़्यादा जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनमें से बेशतर यानी कि 85% ख़वातीन हैं। ये ऐसे ऐसे इलाकों में और ऐसे ऐसे गाँवों में भी हैं जहाँ हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई मसला नहीं। हम कभी कभी समझते हैं कि वालिदैन बच्चों को नहीं भेजेंगे, मगर हम जब स्कूल खोलते हैं ऐसी बस्ती में जहाँ हम वाकई तालीम देने का वादा करें और उसको पूरा करें, तो लाइनें लग जाती हैं। कि हम 700-750 से ज़्यादा वैन्स चलाते हैं पूरे पाकिस्तान में, जो एक दिन में 75,000 से ज़्यादा किलोमीटर सफ़र करती हैं। और ये वैन्स असातिज़ा को, टीचर्स को अपनी घरों से पिक करके स्कूल पहुंचाती हैं और वापस उनको ड्रॉप करती हैं।
हज़ारों स्कूलों में और 17,000 एम्प्लॉईज़ में जो चीज़ हमें अलाइन करती है, जो चीज़ हमें यूनाइट करती है, वो ये जज्बा है कि इस मुल्क के बच्चों को अंधेरे में नहीं रहने देना, इस मुल्क को इग्नोरेंस और इलिटरेसी और तासुब में नहीं रहने देना। इस मुल्क को वो बनाना है जो जिसका ख्वाब था, और आखिरकार इस मुल्क को आज़ाद कराना है। हम दूसरों से तो आज़ाद हो गए हैं, मगर गुर्बत से और जहालत से आज़ाद नहीं हुए। ज़िया साहब की बातें तो आपने सुनी है। TCF के हवाले से मज़ीद बातें भी करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद साहब। एक बार फिर से आपकी जानिब आना चाहेंगे। असद साहब, जैसे कि अभी बता रहे थे ज़िया साहब कि जब भी पसमानदा इलाकों की बात करते हैं और वहाँ जाते हैं और स्कूल्स बनाते हैं, डेफिनेटली काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ के लोगों को कन्विंस करना मेरा ख्याल है उससे भी बड़ा मुश्किल काम है, जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी बच्चियों को बजाय कहीं काम कराने के हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजें। या एक वर्कशॉप में काम करने वाला आदमी या भी कोई भी उसका जो बाप है वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को भी यही क्यों ना बनाऊं, बजाय ये कि मैं वक्त ज़ाया करके उसको स्कूल भेजूं। ऐसे लोगों का माइंडसेट किस तरह से तब्दील करते हैं आप? किस तरह से उनको ये बताने की कोशिश आप आते हैं कि तालीम उनके बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि वक्त बदल रहा है और जो हम कहते हैं ना तब्दीली आ रही है जी। ये पहले बिल्कुल ये मसला ज़्यादा बड़ा होता था और शुरू में जब हमने स्कूल बनाए तो हमें वाकई वक्त लगाना पड़ता था कन्विंस करने के लिए वालिदैन को कि तालीम की अहमियत जो है वो कितनी है। लेकिन अब हमें 22 साल के बाद उस तरह की मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, अब माशाल्लाह वो शऊर जो है वो सब लोगों में जाग रहा है और ये ज़रूर है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने के अलावा बेचारे काम भी करते हैं। तो वो या तो बेचारे स्कूल आने से पहले कुछ ना कुछ मदद कर रहे होते हैं वालिदैन की, या वापस जाने के बाद अगर खेती बाड़ी है तो उसमें इन्वॉल्व हैं, या कोई भैंस का दूध दोना है या कोई भी जो भी काम करने तो करते हैं हमारे बच्चे, और बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनके साथ चैलेंज तो बहुत होता है, लेकिन मेरा ख्याल है वालिदैन में वो शऊर जो है पहले की निस्बत बेदार हो रहा है और उनको फिर उसके डिविडेंड्स भी नज़र आते हैं। और बहुत सारे वालिदैन एक्चुअली ये कहते हैं कि हम वो नहीं चाहते, उस तरह की ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते। चले फिर मेरे ख्याल है अब तो आप मुत्तफिक हो गए हैं कि लोगों में इस चीज़ का शऊर बढ़ चुका है, लोग वाकिफ ज़रूर हैं। अच्छा सर, क्योंकि हम अगर TCF के हवाले से ओवरऑल बात करें, कितना अच्छा इदारा है, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है, तो जब हमने अपना इंटरेस्ट स्टार्ट किया था और आपके फाउंडेशन के बारे में बता रहे थे तो मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि बहुत सारे स्कूल होते हैं जहाँ पर बड़े पैरामीटर्स होते हैं एडमिशन के, लेकिन आपके स्कूल में जो एडमिशन के पैरामीटर्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता वो आके पढ़ेगा, इसके अलावा जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दे आर नॉट अलाउड। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और अगर बात की जाए इनिशिएटिव की, तो जो आपके इदारे ने इनिशिएटिव लिया वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। डेफिनेटली आपने कहा कि पहले खुद आपने मनी इन्वेस्ट की, 5 स्कूल खोले, फिर उसके बाद मज़ीद फंड रेज़ किया और डिफरेंट ब्रांचेस हुई। तो क्योंकि एक एजुकेशन देना तो इसका पर्पज़ है, लेकिन विज़न क्या है, कहाँ तक आगे इसको लेके जाना है, कितना और इसको स्प्रेड करना है, कितनी और ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है? जी देखिए, इस मुल्क में काम की ज़रूरत की तो कोई कमी नहीं है। काम बहुत बड़ा है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हमने जब हम 1000 स्कूल तक पहुंचने वाले थे तो तभी से सोचना शुरू कर दिया था कि अब 1000 स्कूल तो हो जाएंगे, और 2014 में हमारे 1000 स्कूल हो गए। तो इन वन वे वी कुड हैव स्टॉप्ड कि भाई अब हो गए 1000 स्कूल, अब बस इन्हीं के ऊपर फोकस करें। लेकिन काम इस मुल्क में पता नहीं कितने, इट विल नेवर एंड रियली। तो हमने अपना ये टारगेट रखा है कि इंशाल्लाह हमें 15 लाख बच्चों तक पहुंचना है। जबरदस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस मकसद में, इस एम में जरूर कामयाब हो, क्योंकि ये काम जो है बहुत कार खैर का आप कर रहे हैं और लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं। एक ही स्टूडेंट आपकी हमारे साथ है, अरुमा भी साथ है। कैसी है आप अरुमा? अच्छा अरुमा, आप इसी स्कूल से पढ़ी हैं, कौन सी क्लास में पढ़ी हुई थी ये बताएं? मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ी। मैट्रिक में, यानी एग्जाम्स होने वाले हैं। अच्छा ग्रेट। ये बताएं कि आज आप हमें क्या सुनाएंगी? मैं आपको सुनाऊंगी ए वतन के सजीले जवानों। जबरदस्त, चलें जी शुरू करें। ए वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार
सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के ज़िंदा निशानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज़ मेरी। उड़ के पहुँचोगे तुम जिस उफ़क़ पर, साथ जाए परवाज़ मेरी। चाँद तारों के पास बानो, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के लिए जवानों। वेरी नाइस, जबरदस्त रुमानू, जहाँ का ये गाना इतना मुश्किल है और आपने खूबसूरती के साथ इसको निभाया है, जबरदस्त। सही। अच्छा उरुमा, डेफिनेटली इतना अच्छा आपने मेरी नगमा पढ़ा है तो आपके टीचर्स वगैरह ने प्रिपेयर कराया होगा, कितने दिन प्रैक्टिस की थी, सही से बताएं। ये हमारे स्कूल में स्टूडेंट वीक होता है, उसमें हमारे टीचर्स बहुत हमें जो करते हैं, बहुत हमें प्रैक्टिस करवाते हैं। जाहिर सी बात है, अलग अलग उससे कंपटीशन होता है तो हम बहुत मेहनत करते हैं। हमारे टीचर्स जब हम वो होते हैं तो हमारे टीचर्स बहुत खुश होते हैं। हाँ, अच्छा आपको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो इसलिए खुशी हो रही है सर, आपकी तरफ ही आऊँगी। डेफिनेटली आपके स्कूल की ये स्टूडेंट है और यूजुअली यही कहा जाता है कि जो इस तरह के स्कूल्स होते हैं या इस तरह की फाउंडेशंस होती हैं, वो बस नाम की फाउंडेशंस होती हैं। कोई उनके स्टूडेंट्स के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई कैरेक्टर बिल्डिंग या कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता। तो माशाल्लाह से जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है अपनी फाउंडेशन के हवाले से, तो उरुमा को देख के ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम स्कूल में पढ़ती हैं। इसकी क्या वजह है? कोई ख़ास किस्म के टीचर अलाइन किए हुए हैं, कोई खास किस्म की गाइडलाइन दी हुई है लोगों को कि जी ऐसे ट्रीट करना है बच्चों को? जी, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये कि जब हमने TCF बनाया था तो एक असूली फैसला किया था कि दीज आर नॉट गोइंग टू बी पुअर स्कूल्स फॉर पुअर चिल्ड्रन। राइट। ये नहीं होगा कि एक आप छप्पर के नीचे बस किसी तरह भी स्टार्ट कर दें, कोई एक आध टीचर रख लें, बस कहने को हो जाएगा कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमने इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की है। सिर्फ बिल्डिंग की हद तक नहीं, आपने बिल्डिंग का देखा भी अभी कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। बिल्डिंग खुद जो है वो बच्चे को एक माहौल प्रोवाइड करती है। तो बिल्डिंग का मकसद ये नहीं है कि वो अच्छी लगे, लेकिन बच्चे को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड हो जिसमें उसे कॉन्फिडेंस हो, जिसमें उसे खुशी हो, जहाँ स्कूल आते हुए उसको खुशी हो। दूसरी चीज़ ये कि टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे इदारे के लिए जो कि जिसके स्कूल सारे पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं, 750-800 डिफरेंट लोकेशंस में हमारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग उस इलाके की टीचर को लेना, उसको इस मेयार तक पहुँचाना, तो वो एक बहुत मुश्किल अमल है, बड़ा मुश्किल। आप लोगों का नेटवर्क डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वसी है और बहुत से लोग इस नेटवर्क से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मैं आपसे जानना ही चाह रही थी कि 22 साल हो चुके हैं और बहुत से बड़े बड़े नाम होंगे ऐसे जो TCF से निकले होंगे, जिनकी स्कूलिंग TCF से हुई होगी। कोई ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी जो आपके पास हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जो स्कूल से निकला हो और कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया और फिर आपके पास पलट कर आया हो कि जी आप लोगों की काविशों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ? कोई ऐसी कहानी जो आपको याद हो, कोई वाकया याद हो? देखिए, पहले तो मैं डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पे आपसे बहस करना चाहूँगा। हाँ जी, ज़रूर। कि क्या आप इसी को सक्सेस समझती हैं? Exactly. हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस ये है कि आज हमारी 12,000 टीचर्स में से 500 टीचर्स हमारी अपनी बच्चियाँ, अच्छा, जो हमारे स्कूलों में आके पढ़ा रही हैं। वेरी नाइस, वंडरफुल। टू मी दैट्स द बिगेस्ट सक्सेस। उससे बेहतर है कि हमारे बच्चे IBA में भी पढ़ रहे हैं, लम्स में पढ़ रहे हैं, शमा जल रही है, शमा से शमा जल रही है, और ये बच्चियां दे आर प्रूविंग टू बी बेटर टीचर्स बिकॉज ये हमारे सिस्टम से पढ़ी हुई हैं, हमारे सिस्टम को जानती हैं, बच्चों को जानती हैं, कम्युनिटी को जानती हैं, और माशाल्लाह मेहनत बहुत करती हैं। तो वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। वो बच्ची हमारे कॉलेज में पढ़ रही है, तो मैं कॉलेज अपना विज़िट करने गया। इस बच्ची का नाम है कायनात। अच्छा। और ये मुझे तो नहीं मालूम था, मेरे पास आई तो कहने लगी कि आप कौन हैं? उसे नहीं मालूम था। तो मैंने कहा बेटे मैं TCF का CEO हूँ। अच्छा।
मैंने कहा आप कौन है? तो कहने लगी कि मैं TCF की फ्यूचर CEO हूँ। मुझे ये इतनी खुशी हुई कि और हमारा ये विजन है, हमारा ये विजन है कि एक दिन TCF के बच्चे चला रहे हैं, तब तो हम कामयाब होंगे अपने ख्वाब की तकमील में, वरना फिर बहुत सारे इदारे इसी तरह के होते हैं सर कि वो फाउंडेशन तामीर तो कर दी जाती है, उसमें बच्चों को पढ़ा भी दिया जाता है, लेकिन वो जस्ट फॉर टाइम बीन होता है, उनके बच्चों को कोई फ्यूचर नहीं होता या वो अपने बच्चों को खुद जॉब के ऊपर नहीं रखते हैं। तो TCF की बड़ी अच्छी बात है कि वो इस तरीके से अपने ही स्टूडेंट्स को जॉब भी दे देता है, वही लोग वहाँ पर टीचर भी होते हैं जो सिनेरियो से निकले होते हैं। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, जिसके बाद मिल पाएंगे आपको, कहीं जाइएगा मत, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। आज मुश्किल हो रही थी बर्तन धोने में, और जैसे ही वो लेमन मैक्स यूज़ करती हैं तो वैसे ही चिकनाई भी खत्म हो जाती है, खुरचन भी खत्म हो जाती है और बर्तन जो है आपका बहुत स्मूथ हो जाता है और आपको बर्तन धोने में मज़ा आता है। और इसकी खास बात ये है कि जब आप इससे धोते हैं कोई भी बर्तन या यूटेंसिल, जब आप धो रहे होते हैं तो आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल्स भी नहीं है जो आपके हाथ को ख़राब करें या डैमेज करें। तो लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल इसमें साथ साथ जो हज़ारों लीमू की शक्ति है वो इतनी कमाल की चीज़ है इस लेमन बार में कि आपको ज्यादा टाइम जो है वो किचन में स्पेंड भी नहीं करना पड़ता, थोड़े ही टाइम में आपके बर्तन धुल भी जाते हैं और आप फ्री हो जाते हैं, फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो बर्तन का बर्तन हो गया और लेमन मैक्स के साथ जो है आपके हाथों की ब्लीचिंग हो गई, तो दो काम हो गए साथ साथ। आपको मैनी पेटी कराने की भी शायद जरूरत ना पड़े, अगर आप लेमन मैक्स से बर्तन धो रहे हैं तो आप जो है बड़ी आसानी से अपने हाथ भी साफ रख सकते हैं। अच्छा जी, लेमन मैक्स की बात हो रही है, इसका बड़ा जबरदस्त सा आपने जो है कमर्शियल देखा, तो हमारे जो स्पॉन्सर हैं लेमन मैक्स, उन्होंने आप दोनों के लिए भी ये गिफ्ट हैम्पर्स दिए हैं और ये गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे, रुमा के साथ भी और सर के साथ भी। तो अनम अगर बिल्कुल जनाब, आपको ये गिफ्ट दे देते हैं हम। एक गिफ्ट हम अरुमा को देना चाहेंगे लेमन मैक्स की तरफ से और एक गिफ्ट है आपके लिए, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, यू मोस्ट वेलकम, थैंक्स। चलें जनाब, वापस आते हैं TCF के ऊपर। बात हो रही है द सिटीजन फाउंडेशन, एक ऐसा इदारा जिससे सब बेइंतहा लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। सर जैसे आप जानते हैं कि कल हमने अपना 70वां यौम आज़ादी मनाया है, एक जश्न आज़ादी के मौका पर भी तालीम की अहमियत को उजागर करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि 70 साल गुजर चुके हैं और अभी भी हम इस राह पर गामज़न हैं कि तरक्की तक पहुँच नहीं पाए, वो मंजिल तक पहुँच नहीं पाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं तो सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि बहैसियत कौम अगर हमें तरक्की करनी है तो तालीम, और वो भी मेयारी तालीम, उसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो भी लोग हमारे यहाँ, लोगों का बहुत शौक़ होता है कि वो दुनिया भर को इल्ज़ाम देते हैं, कभी अमेरिका को, कभी इंडिया को, कभी किसी न किसी मुल्क को, लेकिन हमारे मुल्क की तरक्की हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें तालीम पे ज़रूर जोर देना होगा, इसके अलावा वी जस्ट हैव नो ऑप्शन, क्योंकि एजुकेशन होगी तो अवेयरनेस आएगी ना, एजुकेशन ही आपको सिखाती है अच्छाई और बुराई की तमीज़ ओवरऑल। अच्छा, जहाँ हम एजुकेशन की बात करते हैं वहीं पर स्कूल्स के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, उनके मुख्तलिफ स्टैंड्स भी होते हैं कि जी हमारे करिकुलम में ये चीज़ भी शामिल है। तो आप बताएं, फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स TCF की जानिब से बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से बच्ची ने जिक्र किया कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स वीक होता है, स्पोर्ट्स के लिए पीरियड्स होते हैं, आर्ट्स के लिए पीरियड्स होते हैं। देखिए, तालीम जो है हम लोग उसको खुद भी, एक तो ये है कि तालीम और तरबियत, आपने खुद अभी जिक्र किया कि तालीम सिर्फ तालीम नहीं है, वैसे भी हम लोग तालीम को डिफाइन करते हैं नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। आपने कॉन्फिडेंस का जिक्र किया, कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटीज, क्रिटिकल थिंकिंग है, कोर वैल्यूज हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज है। हम एक्चुअली 5 C's करके कहते हैं कि तालीम ओवरऑल ये होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के लिए वो तमाम एक्टिविटीज़ कराई जाएं जिनसे उनकी ज़हनी तरक्की भी हो और जिस्मानी तौर पे भी वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। मुकाबले भी होते हैं स्कूलों के आपस में। और चलिए, ये चीज़ तो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे और साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो बच्चों को एक्साइटमेंट होती है, ट्रिप्स प्लान किए जाते हैं, पिकनिक प्लान किए जाते हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं आप लोगों के इंस्टीट्यूट में या नहीं, सब पर भी बात करते हैं। लेकिन किसी भी अगर फलाही इदारे की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेइंतहा फलाही इदारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये फंड्स किस तरह से मिलते हैं, लोग कितना कोऑपरेट करते
करते हैं और स्पेशली टीसीएफ जो है उसको फंड्स किस तरह से मिलते हैं, लोग किस तरह से कॉपरेट करते हैं, सब पर हमने बात की है HOD से, असफंदियार से जो कि फंड रेजिंग करते हैं वहां पर टीसीएफ की, उन्हीं ने इस हवाले से क्या कहा है, आइए देख लेते हैं। मेरा नाम इसफंदियार है और मैं जनरल मैनेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हूँ टीसीएफ के अंदर। हमारा मेन काम जो है वो फंड रेजिंग और डिफरेंट अलायंसेस जो है टीसीएफ के हवाले से उनको लाना है। हम लोग फंड रेजिंग जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारे जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है उनके साथ भी जो है उनकी मदद से फंड रेजिंग करते हैं। मेरी बस मुखैर हजरात से जो गुजारिश होगी वो सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के ऊपर जो है वो ज़कात दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि तालीम के ऊपर ज़कात लगती है और ये सदका जारिया है। और अगर तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात लगी तो एक वक्त वो आएगा कि पाकिस्तान में शायद लोगों को ज़कात की ज़रूरत ना हो, हम पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हो ज़कात का पैसा। हमारा इस वक्त इस साल का जो है 3 अरब रुपए का बजट है जो हमें रेस करना है। ये एक पहाड़ जैसा हदफ है, लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है, हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में मुकीम है और जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो इंशाल्लाह ताला हमें मदद करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। जब ज़कात की बात आती है तो कई लोगों को पता ही नहीं होता कि तालीम पे ज़कात लगती है, तो इस वजह से वो क्या कहते हैं हेल्थ में या जो है वो जहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह उसकी ज़रूरत होती है तो वहाँ दे देते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई तालीम पे भी ज़कात लगती है तो फिर दिल खोल के एहतियात देते हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा चैलेंज यही है कि लोगों को पता नहीं है कि तालीम पे ज़कात लगती है। और तालीम ऐसी चीज़ है कि आज से 25-30 साल पहले वो डिमांड इशू भी था और सप्लाई इशू भी था। आज अल्लाह का शुक्र है कम से कम डिमांड इशू नहीं रहा, अब सिर्फ सप्लाई इशू रह गया। लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं स्कूल, लेकिन कई दफ़ा वो सिर्फ इस वजह से नहीं भेज पाते, या तो उनके इलाके में स्कूल नहीं है या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। अनफॉर्चुनेटली तालीम के साथ एक जो बड़ा चैलेंज है वो ये कि इसका जिसकी जो मियाद है, जो इसका जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा होता है। तालीम जो है वो 2 साल में 5 साल में जो है मुकम्मल करके आदमी जो है वो किसी बड़े पोजीशन पे या कोई अच्छी जगह पे नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए कम से कम 14-16 साल का जो है वो एक्सपीरियंस तालीम चाहिए होती है तो जाके आदमी जो है वहाँ पहुँचता है। तो वो एक चैलेंज वो समझने की बहुत ज़्यादा हुकूमत से भी गुजारिश दरख्वास्त होगी कि अपना बजट तो रखें ही रखें, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी रखें, क्योंकि सिर्फ बजट रखना जो है वो हल नहीं है अच्छी तालीम का। उसके साथ अकाउंटेबिलिटी हो ताकि जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको जो है वो अप्रिशिएट किया जाए और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको कैस्टिगेट किया जाए। तो जनाब आपने टीसीएफ के HOD असफंदियार की बातचीत सुनी और कितनी ज़बरदस्त वो बात कर रहे थे कि लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि एजुकेशन के ऊपर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो वो भी चैरिटी है। और यही कहा जाता है हमारे माशरे में, तो अगर देखा जाए तो हमारे तो दीन की जो मयार है, हमारी जो दीन की बुनियाद है, वो तो पहला वर्ड ही हमारा इकरा था। और सर आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, आपसे मज़ीद पूछना चाहूँगी इस हवाले से कि फ़ंड रेजिंग के अंदर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती? जैसे उन्होंने कहा कि जी लोग आते हैं और अब जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है तो जल्दी से जो है वो फंड्स जमा हो जाते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जी, हमारे लिए बस चैलेंज यही है कि हम जाहिर है अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं और जितना भी बढ़ाना चाहते हैं उसमें एक साइड तो मैनेजमेंट की जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने ज़्यादा आप स्कूल खोल सकते हैं, उतने ज़्यादा बच्चों को अपने स्कूलों में ले सकते हैं। वैसे तो हम एक फीस चार्ज करते हैं लेकिन वो एक नॉमिनल फीस होती है 150-200 रुपए। हमारा खर्चा उसके ऊपर जो है मजीद 1200-1300 रुपए फी बच्चा जो है वो। और उसका मेरा ख्याल है कि रीजन भी ये होता होगा कि लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मजरू ना हो और जो लोग चाहते हैं। बिल्कुल वाहिद उसकी वजह ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मजरू ना हो, बल्कि वो डिमांड भी कर सके, हमसे भी डिमांड कर सके अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पैसे दे रहे हैं, मुफ्त में कोई चीज उनको नहीं मिल रही है। बिल्कुल, हम इसी हवाले से अपने तमाम व्यूअर्स को भी कहना चाहेंगे कि TCF जो इदारा है वो एक वेरी नाइस और ये जो ऐसा मिली नगमा है उरुमा
कि हमने 14 अगस्त को जश्न आज़ादी वाले दिन भी सुना था और थ्रू आउट पाकिस्तान वीक हम सेलिब्रेट कर रहे थे, हम सुन रहे थे, तो यकीन करें इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है बंदा, आपके दिमाग में जो है वो आपकी फोर्सेस का किरदार और उनकी जो अज़मत है, उनकी जो कुर्बानी है, उनकी जो शहादत है वो जहन में आ जाती है। तो बड़ा अच्छा आपने मिली नगमा सुनाया। जी सर, आपके फाउंडेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, इतने ज़बरदस्त आपके स्टूडेंट्स हैं जो इतने मुश्किल नगमे भी गा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप जब बच्चों को एडमिशन लेते हैं तो उनकी काउंसलिंग के हवाले से उनसे पूछते हैं कि वो क्या बड़े होके बनना चाहते हैं, उनका क्या एम है, और फिर आप उस तरीके से उनको बिल्डअप करते हैं, उस तरीके से फिर आप उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं? जी, एक तो ऐसा है कि जब बच्चे थोड़ा और बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो 8वीं क्लास में हमारा एक रहबर के नाम से मेंटरिंग का प्रोग्राम है, और उसका मेन जो मकसद है वो बच्चों के अंदर इस सोच को रासिख करना है, उसको मजबूत करना है कि एक जो होती है ना विक्टिम मेंटालिटी कि जी मेरे साथ तो बस जुल्म हो गया, मैं तो मेरे तो हालात ही ख़राब हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इस मेंटालिटी से लोगों को हटाना है, इस मेंटालिटी से बच्चों को हटाना है कि नहीं, आपके हाथ में आपकी तकदीर है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो सोच है वो हरकत में तब्दील होती है, हरकत आदत में तब्दील होती है, उससे आपका किरदार तश्कील होता है और उससे आपकी तकदीर बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है, तकदीर जो है वो इन्हीं चीज़ों से बनती है। थैंक यू सो मच असद साहब, आप हमारे साथ थे। रुमा, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है आप में, और जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट ये एक कार्य खैर कर रहा है तो साथ साथ लोगों को ये समझाना भी बड़ा ज़रूरी है कि ग्रेड्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बच्चे को काबिल बनाना चाहिए किसी चीज़ के लिए, और काबिलियत के लिए जो है ना पैसा दरकार होता है ना कोई और चीज़ दरकार होती है, ज़रूरत होती है सिर्फ मोटिवेशन की और उन बच्चों को जो है सही राह दिखाने की, ताकि वो अपनी जो डायरेक्शन है उसको चूज करके अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो जनाब ये था आज TCF के हवाले से हमने बातचीत की है और इस इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस किया है। मजीद कुछ बात करेंगे हम लेमन मैक्स बार के हवाले। जी हाँ बिल्कुल, TCF के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं हमारे स्पॉन्सर लेमन मैक्स बार के बारे में। और इसके बारे में मैं यही कहूंगी कि पूरी रात आपको बर्तन भिगोने की जरूरत नहीं है कि जी वो खुरचन हटेगी या उसकी जो भी सालन वगैरह लगा हुआ है वो हटेगा, नहीं, आप जैसे ही फौरन धोएंगे तो ये फौरन से इंस्टेंट आपको रिप्लाई देगा। अच्छा जी, और लेमन मैक्स बार के बारे में जो है, लेमन मैक्स बार पाकिस्तान का नंबर 1 डिश बार है। इसमें शामिल है 1000 लीमू की तूफानी तेजी, जो कि अनम भी बता रही थी कि बहुत सारे इसके अंदर लीमू भी शामिल है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने प्यारों के साथ गुजारें और कम से कम वक्त आप किचन में गुजारें। तो लेमन मैक्स चाहता है आपका वक्त बचाना, लेमन मैक्स चाहता है आपकी एनर्जी बचाना। तो अगर आपने बर्तन चमकीले और चमकदार धोने हैं तो डेफिनेटली आप लेमन मैक्स यूज करें। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ है अब इख्तिताम का, और हमारे शो से जो है फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि जनाब कल दोबारा एक नई थीम होगी, नई स्टोरी होगी और बात होगी तालीम के हवाले से ही, क्योंकि इस बार हम मना रहे हैं एजुकेशन वीक। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।